Hello everyone. Once again, very warm welcome to all of you in my revision series lectures of CA Final Direct Taxation for the purpose of assessment year 2021-22 financial year 2020-2021. ठीक है, आज मैं एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा टैक्स रेट्स फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट 2021-22 के लिए। तो इनकम टैक्स में टैक्स रेट्स इस साल क्या रहने वाली है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम किन किन एसएससीज के टैक्स रेट्स की बात करेंगे। तो कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी मतलब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। फिर पार्टनरशिप फर्म्स, फिर कॉरपोरेट्स, ठीक है। फिर जो नए कुछ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शंस जो है इस बार आए हैं, जैसे कि सेक्शन 115BA, 115BAA, सेक्शन 115BAB, सेक्शन 115BAC, स्पेशल रेट्स के जो सेक्शन से ये सारे। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी एक और नया सेक्शन अमेंड हुआ है इस बजट के अंदर, सेक्शन 115BAD करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 111A, 112A और डिविडेंड इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक और नोटिफिकेशन, एक और नया टॉपिक लाए हैं। और मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट हम लोग इसमें देखेंगे और रिबेट अंडर सेक्शन 87 के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टैक्स रेट्स फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट 2021-22 के बारे में। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो रेसिडेंट है और नॉन रेसिडेंट है। मतलब रेसिडेंट भी जो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपी जिसकी मैं जो अभी बात करने जा रहा हूँ वो रेसिडेंट भी हो सकते हैं या तो फिर नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। उनके लिए टैक्स रेट्स क्या रहेगी, तो अप टू ₹2,50,000 कोई टैक्स नहीं पे करना है, नील। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है। 5 लाख से 10 लाख के बीच अगर उनकी इनकम रहती है तो 20% टैक्स का रेट लगेगा, और अगर उनकी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उनको 30% के हिसाब से टैक्स भरने को रहेगा। अगर यही रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कोई है और उसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में, यानी कि वो सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख की है। यानी कि 3 लाख रुपए तक उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में अगर उनकी इनकम होती है तो 5% से उनके ऊपर टैक्स का रेट लगेगा। अगर उनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% लगेगा, और 10 लाख से ऊपर है तो 30% के हिसाब से उनको टैक्स पे करने का रहेगा। अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और उनकी एज 80 ईयर्स है, उनसे ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में, यानी कि वो सुपर सीनियर सिटीजन है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 5 लाख रुपीज़ तक की रहेगी। यानी कि 5 लाख तक उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। 5 लाख टू 10 लाख उनको 20% से टैक्स पे करना है, और अगर उनकी इनकम 10 लाख से ऊपर जाती है तो 30% के हिसाब से उनको टैक्स पे करना है। तो ये तो वही टैक्स रेट्स थी जो पिछले साल हम लोगों ने देखी थी, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ है। हाँ, इसमें एक नया चेंज आया है इंडिविजुअल्स के लिए। एक नई सेक्शन इस बार से अमेंड लाए हैं ये लोग बजट में, जो कि बहुत जिसको ऑप्शन 2 भी बोला जाता है। इंडिविजुअल्स के लिए ये सेक्शन लाए हैं। सेक्शन 115BAC करके, टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ, चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, ठीक है। हर किसी को वो सेक्शन 115BAC का अगर ऑप्शन लेना हो तो वो ले सकता है। उसके बारे में हम लोग अभी बाद में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल जो अभी मैंने आपको जो टैक्स रेट्स बोले वो पिछले साल की तरह ही इस बार भी उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज है। टैक्स रेट्स में कोई चेंज नहीं है। सुपर सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो, या तो फिर 60 ईयर से नीचे वाला इंडिविजुअल, एचयूएफ, ईओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो, एज इट इज है, ठीक है। चलिए, अभी इन इनकम के ऊपर कुछ सरचार्ज जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेती है, तो वो सरचार्ज के बारे में अभी हम लोग देखते हैं कि कितना सरचार्ज पे करना रहता है। तो सरचार्ज में इस बार थोड़ा चेंज हुआ है। देखिए कि अगर इन लोगों की इनकम, जो अभी मैंने ऊपर जो बात की, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अभी मैं सिर्फ इन लोगों की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर इनकी इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है, तो सरचार्ज जो है वो नेट टोटल इनकम के ऊपर जो टैक्स पे किया होगा उसके टैक्स के ऊपर 10% उनको सरचार्ज पे करना है, ठीक है। अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, ठीक है, कौन सी इनकम, नेट टोटल इनकम, अगर उनकी नेट टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 15% लगेगा। अगर उनकी नेट टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 25% लगेगा। और अगर उनकी नेट टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज 37% लगेगा, ठीक है। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सरचार्ज कितना कितना लगेगा कि अगर नेट टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर
यानी कि 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक अगर उनकी नेट टोटल इनकम है तो सरचार्ज 10% लगेगा। अगर नेट टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो सरचार्ज 15% लगेगा। अगर नेट टोटल इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो सरचार्ज 25% लगेगा। और अगर नेट टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज जो है वो 37% लगेगा। ठीक है, तो चलिए अभी जो बोला मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि टैक्स रेट्स क्या रहेगी फॉर द पर्पज ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, ईओपी, बीओए और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए। चलिए, फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, ईओपी, बीओए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो और जिनकी एज 60, इंडिविजुअल में जिनकी एज 68 से कम हो, उनके लिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में हो तो 5%, 5 लाख से 10 लाख से हो तो 20% एंड 10 लाख से ज़्यादा हो तो 30%। अगर वो इंडिविजुअल है, वो सीनियर सिटीजन है कि उसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा और 80 ईयर से कम है, तो उनको 3 लाख रुपए तक का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा, यानी कि 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख के बीच में हो तो 5%, 5 लाख से 10 लाख हो तो 20% एंड 10 लाख से ज़्यादा हो तो 30%। अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल जो है उसकी एज 80% से ज़्यादा 80 ईयर से ज़्यादा है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं पे करना है, यानी कि 5 लाख उनके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो जाएगी। 5 लाख से 10 लाख 20% के रेट से टैक्स लगेगा और 10 लाख से ऊपर अगर उनकी इनकम जाती है तो 30% के हिसाब से उनको टैक्स लगेगा। अभी इन लोगों की इनकम के ऊपर, यानी कि आप एक और एनालिसिस अभी मैं इसके ऊपर आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल उसकी एज अगर 60 ईयर से 80 ईयर से ज़्यादा है तो उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख या 5 लाख नहीं है, उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख ही है। तो दिस इज एनालिसिस, ये एक एनालिसिस हुआ, ठीक है, कि नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है या कोई भी नॉन रेसिडेंट एचयूएफ है, नॉन रेसिडेंट ईओपी, बीओए या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उनके लिए लिमिट जो है वो 2.5 लाख है। उनको सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन वाला 3 लाख या 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि 3 लाख और 5 लाख का जो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन का जो बेनिफिट है बेसिक एग्जम्पशन का, वो सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी सरचार्ज की बात कर लेते हैं। अगर इन लोगों की इनकम जो है वो 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर नेट टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज 10% लगेगा। अगर नेट टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 15% के हिसाब से लगेगा। अगर नेट टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ के अंदर है तो सरचार्ज 25% लगेगा। और अगर नेट टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज 37% लगेगा। अब ये सरचार्ज किसके ऊपर लगेगा? तो टैक्स के ऊपर लगेगा, इनकम के ऊपर नहीं लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? टैक्स के ऊपर। मतलब इसके ऊपर जो हमने पहले स्लैब रेट्स देखे, वो स्लैब रेट्स के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट हो गया है उसके ऊपर ये सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग पार्टनरशिप फर्म के टैक्स रेट्स की बात करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म LLP या तो फिर लोकल अथॉरिटी हो तो उनके लिए टैक्स रेट जो है वो 30% रहेगी। और अगर उनकी नेट टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उनके ऊपर सरचार्ज जो है वो 12% लगेगा, 12% लगेगा। तो पार्टनरशिप फर्म में फ्लैट रेट 30% है, उनको कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। अगर वो 1 रुपये भी कमाते हैं तो 30% उनको पे करने का रहता है प्रॉफिट का। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए नेट टोटल इनकम का 30% टैक्स लगेगा और नेट टोटल इनकम अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उनको सरचार्ज 12% एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, टैक्स तो 30% लगेगा, सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और इन सारे केसेस में मतलब ये जो भी दोनों केसेस बोले उसमें आपको सबसे लास्ट में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% ऐड करने का रहेगा। HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% ऐड करने का रहेगा। यानी कि देखो सबसे पहले टैक्स लगेगा, उसके ऊपर अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो लगेगा, और लास्ट में 4% तो आएगा ही आएगा ऑलवेज टैक्स के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे। अभी कंपनी SEC की अगर मैं बात करूं कि फॉर द पर्पस ऑफ कंपनी, तो क्या कंपनी में अगर डोमेस्टिक कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी यानी इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी का टैक्स रेट क्या रहेगा कि अगर कोई इंडियन कंपनी है और फाइनेंशियल ईयर 20-21 में अगर हमें उसका टैक्स रेट देखना है तो कुछ 18-19 से भी हमें लिंक करना पड़ेगा। अगर प्रीवियस ईयर 18-19 में वो डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो उसके लिए टैक्स रेट फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 25% लगेगा। फिर से बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में डोमेस्टिक कंपनी के लिए अगर टैक्स रेट डिसाइड करना है तो हमें उसका प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर देखना पड़ेगा। अगर प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर उसका 400 करोड़ तक का है तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में उसका यानी कि प्रीवियस ईयर 20-21 में उसका टैक्स रेट जो है वो 25% होगा। अदरवाइज उसको 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर वो फॉरेन कंपनी है तो 40% के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो चलो कॉर्पोरेट में मैंने क्या बोला, देखो कॉर्पोरेट में मैंने ऐसा बोला कि अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो
डोमेस्टिक कंपनी में दो चीज़ें देखने की है। अगर उसकी प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो प्रीवियस ईयर 2021 में उसको टैक्स रेट 25% एप्लीकेबल होगा। अगर उसका प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो इस साल में मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में उसका टैक्स 30% के हिसाब से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर फॉरेन कंपनी है तो प्रीवियस ईयर 2021 में उसको टैक्स रेट 40% के हिसाब से लिया जाएगा। चलिए, अभी कॉर्पोरेट में सरचार्ज लगेगा नहीं कि नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, कितना लगेगा, तो कि अगर डोमेस्टिक कंपनी है और उसका नेट टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ के बीच में है तो डोमेस्टिक कंपनी को सरचार्ज 7% लगेगा, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज 12% के हिसाब से लगेगा। अगर फॉरेन कंपनी है तो अगर नेट टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 2% लगेगा, एंड अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज 5% लगेगा। चलिए फिर से एक बार बोल देता हूँ, कॉर्पोरेट के टैक्स के रेट्स। अगर डोमेस्टिक कंपनी है और प्रीवियस ईयर 18-19 का टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो प्रीवियस ईयर 2021 में उसको 25% के हिसाब से टैक्स रेट लगेगा। अदरवाइज 400 करोड़ यानी कि 18-19 का टर्नओवर 400 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर फॉरेन कंपनी है तो उसमें कुछ देखने का नहीं है, फ्लैट 40% टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, सरचार्ज की अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर सरचार्ज लगेगा, तो क्या लगेगा, कितना लगेगा, नेट टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 7% लगेगा, 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज 12% एप्लीकेबल होगा। फॉरेन कंपनी के केस में अगर नेट टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 2% एप्लीकेबल होगा, और 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज 5% एप्लीकेबल होगा। और इन सारे केसेस में मतलब सारे केसेस जो भी मैंने बोले, इंडिविजुअल एचओ, पीओपी, बीओ, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म फॉर कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, सभी में एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, सभी में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो आपको 4% ऐड करने का ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने अब तक नॉर्मल टैक्स रेट की बात की जो कि पिछले साल भी यही था, सिर्फ सरचार्ज में चेंज हुआ है, सरचार्ज इस बार बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए अभी मैं बात करूंगा स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम की। सबसे पहले मैं लेता हूं सेक्शन 115BA। देखो, अभी ये जो सेक्शन है वो मैं आपको किस तरह से लूंगा, तो सबसे पहले ये जो सेक्शन है वो इंडिविजुअली आपको एक एक करके रिवाइज पढ़ाऊंगा, मतलब रिवीजन करवाऊंगा। और सबसे पहले मैं बोलूँगा कि ये किसको एप्लीकेबल है, उसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगा कि सेक्शन 115BA, और हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो अमेंडमेंट्स है, ये सारे अमेंडमेंट्स है, ठीक है, जो इस बार आने की शक्यता जो है वो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टार्ट सेक्शन 115BA। देखो, अभी ये जो सेक्शन है वो वैसे तो पुरानी है, ठीक है, तो और इसका अभी इस सेक्शन का अभी इतना कुछ रिलेवेंस नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो इस साल से जो नए नए सेक्शंस आए उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा है, तो इस सेक्शन का उतना कुछ अभी रिलेवेंस नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी है तो पढ़ने का है। देखो, सेक्शन 115BA, तो सबसे पहले तो सेक्शन 115BA क्या बोलता है, तो कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फिर से एक बार, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सेक्शन 115BA का ऑप्ट कर सकती है अगर उसको लेना हो तो। उनके लिए टैक्स का रेट जो है वो 25% रहेगा। तो कंडीशन क्या हुई कि कौन ये सेक्शन ऑप्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही ये सेक्शन ले सकती है, और उसका टैक्स रेट क्या रहेगा 25% के हिसाब से। आगे सेक्शन टैक्स एट द रेट 25% एप्लीकेबल, और टैक्स 25% का टैक्स एप्लीकेबल होगा अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो करती है, अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती है। तो कौन कौन से कंडीशंस है अगर आपको 115BA सेक्शन लेना है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो कौन कौन सी कंडीशंस है वो कंडीशन देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि कंपनी हैज बीन सेट अप एंड रजिस्टर्ड ऑन और बिफोर 1 मार्च 2016, यानी कि जो कंपनी है वो 1 मार्च 2016 या उससे पहले सेटअप एंड रजिस्टर्ड हुई होनी चाहिए। नंबर 2, कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग्स, जो कंपनी है वो किसी भी आर्टिकल या थिंग के मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में एंगेज हुई होनी चाहिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हुई कि 1 मार्च 2016 से पहले रजिस्टर्ड एंड सेटअप हुई होनी चाहिए। अगर आप 115BA सेक्शन लेना चाहते हो तो आपको कुछ सेक्शंस का भोग देना पड़ेगा, मतलब आप कुछ बेनिफिट्स का भोग देना पड़ेगा
आपको जो नॉर्मली जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो बेनिफिट मिलते थे वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे अगर आप 115 BA लेना चाहते हो, क्योंकि देखो टैक्स रेट कम है ना, 25% है, तो आपको कुछ चीज़ों का क्या वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो देखो तीसरी कंडीशन क्या है कि कंपनी शुड नॉट हैव क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 10AA, सेक्शन 32AD एडिशनल डेप्रिसिएशन, सेक्शन 33AB, सेक्शन 33ABA, सेक्शन 35AD, सेक्शन 35(1)(2), सेक्शन 35(1)(2), सेक्शन 35(1)(2)A, सेक्शन 35(1)(3), सेक्शन 35(2)AA, सेक्शन 35(2)AB, सेक्शन 35(CCC), सेक्शन 35(CCD, and any deduction in respect of income under chapter 6A, 80IA, 80IB, including other than provision of section 80JJAA। देखो ये जो मैंने अभी जो सेक्शंस बोली वो सेक्शंस का बेनिफिट आप नहीं लोगे, मतलब आप यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं लेगी अगर वो सेक्शन 115 BA ऑप्ट करती है। तो फिर से एक बार कौन कौन से सेक्शंस है और वे सेक्शंस के नाम के साथ आपको बोल रहा हूँ कि सेक्शन 10AA, अभी मैं आपको सारे के सारे सेक्शंस क्या बेनिफिट मिलता था वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा। देखो 10AA में हमें SEZ का बेनिफिट, 10AA SEZ के बारे में बोलता था, तो जो SEZ का बेनिफिट था वो नहीं मिलेगा। 32 मतलब अभी जो सेक्शंस बोलूंगा वो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको सेक्शन के साथ लिंक करवाता हूँ उसका थोड़ा बहुत, तो आपको पता चल जाएगा। 10AA SEZ रिलेटेड था, 32AD जो था वो इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस का था, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 33AB और 33ABA जो है वो टी कॉफी रबर वाला जो बेनिफिट मिलता था हमको वो नहीं मिलेगा इसमें। 35AD और उसके बाद 35AD वो स्पेशल बिजनेस वाले थे, सारे स्पेसिफाइड बिजनेस वाले थे। 35(1)(2), 35(1)(2)A, 35(3), 35(2)(2)AB जो साइंटिफिक रिसर्च, पॉलिटिकल कॉलेज, नेशनल यूनिवर्सिटी, IIT जो डोनेशन हम लोग देते थे जिसमें हम लोगों को वो 100%, 150% का जो मालूम है वो डिडक्शन मिलता था। अभी तो मतलब इस साल से तो 100% ही हो गया है, लेकिन वो सारे के सारे जो अगर हम लोगों ने डोनेशन करेंगे तो उसका भी बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा अगर हम ये सेक्शन ऑप्ट करते हैं। तो 35CCC और क्या बोलता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के बारे में था, और 35CCD क्या था तो क्या स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में था। तो अगर आप 115 BA ऑप्ट करते हो तो आपको ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको चैप्टर 6A के एक भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट सेक्शन 80JJAA। 80JJAA क्या है तो कि जो आप न्यू एम्प्लॉय अपनी कंपनी में जो न्यूली एम्प्लॉयज को ज्वाइन करवाते हो वर्कर्स को, तो आपको मालूम है वो 30% वाला आपको डिडक्शन मिलता था, सिर्फ उसी का बेनिफिट मिलेगा। अदर चैप्टर 6A का किसी भी सेक्शन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे अगर आप 25% के हिसाब से टैक्स भरना चाहते हो तो। और लास्ट कंडीशन ये बोल रही है, सॉरी 2 कंडीशन और है, लास्ट 2 सेकंड कंडीशन ये बोल रही है कि अगर आप ये सेक्शन ऑप्ट करना चाहते हो तो आपको ड्यू डेट की रिटर्न फाइलिंग के पहले आपको ये सेक्शन ऑप्ट करनी रहेगी, यानी कि ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग के पहले आपको ये सेक्शन जो है वो ऑप्ट करनी रहेगी। एंड वंस द ऑप्शन एक्सरसाइज कंपनी कैन नॉट ऑप्ट आउट फॉर द लाइफ टाइम, कंपनी कैन नॉट ऑप्ट आउट फॉर द लाइफ टाइम, बट वेयर द पर्सन एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAA द ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन में बी विड्रॉन। देखो अगर आप एक बार ये सेक्शन ले लेते हो ना तो फिर लाइफ टाइम आपको यही सेक्शन लेनी पड़ेगी, एक्सेप्ट कि अगर आप 115BAA में जाना चाहते हो तो आप उसमें जा सकते हो। अगर आप 115BAA में गए तो 115BA वाली जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगी। देखिए तो 115BA जो है मैंने अभी आपको बोला कि अभी इसका इतना रिलेवेंस नहीं है। क्यों रिलेवेंस नहीं है? क्योंकि देखो टैक्स का रेट क्या है 25%, वो तो वैसे भी 400 करोड़ तक का, अगर 18-19 का टर्नओवर 400 करोड़ तक का है तो वैसे भी वो 25% है। तो फिर प्रीमियम ये सब अदर टैक्सेस, अदर जो ये बेनिफिट है उसका हम लोग सेक्रीफाइस क्यों करें? क्योंकि देखो बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो कौन ये सब करेगा? सेक्रीफाइस क्यों जाने देगा? 10AA का, 32AD का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस वगैरह वगैरह, ठीक है। चैप्टर 6A का, चैप्टर अंडर चैप्टर 6A का भी एक भी आपको तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस सेक्शन का इतना कुछ रिलेवेंस नहीं रह जाता है प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो चलिए ये बात कि मैंने की सेक्शन 115BA। अभी हम लोग लेते हैं नई सेक्शन 115BAA। देखो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस है, इसमें से और दूसरे 115BAB में से। तो चलिए सेक्शन 115BAA क्या बोलती है तो कि टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज एडेड बाय द टैक्सेशन लॉज अमेंडेड एक्ट 2019 विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-21। यानी कि ये सेक्शन जो है वो कब से इफेक्ट करेगी? असेसमेंट ईयर 2021 की साल से। और क्या बोलती है कि सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी, मतलब डोमेस्टिक कंपनी ये सेक्शन लेना चाहे तो वो ले सकती है।
यानी कि कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ले सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर में हो, ट्रेडिंग में हो, कोई भी कंपनी होनी चाहिए और डोमेस्टिक होनी चाहिए, ठीक है। वो 115BAA का बेनिफिट जो है वो ले सकती है। देखो अब उसमें क्या है अभी सेक्शन के अंदर, सेक्शन क्या बोलता है, देखो सबसे पहली बात कि 22% टैक्स इन केस ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ चैप्टर जो है वो 12 अदर देन 115B एंड सेक्शन 115BAB the effective rate tax for these companies shall be 25.168% inclusive of surcharge and cess। देखो क्या बोलता है शॉर्ट में, अगर बोलो अगर आप 115BAA लेते हो, 115BAA सबसे पहले तो किसको कौन ले सकता है, ओके कोई भी सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी जो है वो ये सेक्शन ले सकती है, यानी कि कोई भी डोमेस्टिक कंपनी 115BAA का बेनिफिट ले सकती है, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी 115BAA का बेनिफिट ले सकती है, ठीक है। अगर वो 115BAA का बेनिफिट लेती है तो उसका टैक्स रेट कितना रहेगा 22% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऑलवेज लग सरचार्ज जो है वो 10% उसका रहेगा, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो। मतलब जो हम लोगों ने देखा ना कि वो 1 करोड़ से ऊपर या 10 करोड़ के बीच में वो 7% या 10 करोड़ से ऊपर जाए तो 12% नहीं था वो डोमेस्टिक कंपनी वाला सरचार्ज, वो इसमें नहीं। आपकी इनकम कुछ भी हो आपको 10% सरचार्ज ऑलवेज एप्लीकेबल हुआ, चाहे आपकी नेट टोटल इनकम कितनी भी हो, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगी, आपका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना रहेगा 25.168%। कितना रहेगा 25.168%। देखो तो सबसे पहली बात ये जो सेक्शन है वो कौन ले सकता है, सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। टैक्स रेट क्या रहेगा 22% प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, यानी कि इफेक्टिव टैक्स रेट क्या रहेगा 25.168%। अगर आपको 22% वाला बेनिफिट लेना है तो आपको कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। देखो इसमें भी कंडीशंस है, कंडीशंस अभी देखो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा तो सामने से कोई आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो कंडीशंस अगर आप फॉलो करते हो तो ही आप इन से जो कम रेट वाला जो लोअर टैक्स वाला जो है वो बेनिफिट आप ले सकते हो। सबसे पहली कंडीशन बोलते हैं कि कंपनी शुड नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और सेक्शन 32(1)(2)A और सेक्शन 32AD, सेक्शन 33AB, सेक्शन 33ABA, सेक्शन 35(1)(2), 1(2)A, 13, 35(2)AA, 35(2)AB, 35AD, 35(CCC), 35CCD और एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 अदर देन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80JJ, 80LA एंड 80M, ठीक है। पहली कंडीशन। अब पहली कंडीशन को मैं आपको सविस्तार पढ़ाता हूं। देखो अगर कंपनी 115BAA लेती है तो कम टैक्स से कम रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि 22% प्लस 10% प्लस 4%, 25.168% सिर्फ उसका टैक्स का रेट होगा। लेकिन सामने उसको कौन कौन से सेक्शन के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो 10AA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10AA क्या है, SEZ वाला। 32(1)(2)A, 32(1)(2)A मतलब जो अपना वो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है हमारा वो, 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंस, 33AB, 33EB टी कॉफी रबर वाला, 35(1)(2)(1)(2)A, 35(1)(3), 35(2)AA जो हम लोग जो साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस रिसर्च या नेशनल लेबोरेटरी IIT को जो भी डोनेशन करते थे वो सब, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एंड 35CCD स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बेनिफिट आप नहीं ले सकोगे। और ऊपर से चैप्टर 6A का भी एक भी डिडक्शन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट सेक्शन 80JJ AA, सेक्शन 80LA एंड सेक्शन 80M का बेनिफिट ले सकते हो। यानी कि आप 10AA, 32(1)(2)A, 32AD, 33AB, 33ABA, 35(1)(2), 1)2A, 35(1)(3), 35(2)AA, 35(2)AB, 35AD, 35CCC, 35CCD का बेनिफिट नहीं लोगे, चैप्टर 6A का भी बेनिफिट नहीं लेगा, एक्सेप्ट यानी कि इन 3 सेक्शन का, चैप्टर 6A के ये जो 3 सेक्शन है उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। कौन से, पहला 80JJ क्या बोलता है, तो कि अगर आप अपनी कंपनी में न्यू एम्प्लॉयज को ज्वाइन करते हो तो आपको 30% वाला जो बेनिफिट मिलता था वो। 80LA क्या बोलता है, अगर आपका जो यूनिट है वो IFSC में लोकेटेड है तो आपको बेनिफिट मिलता था। और 80M क्या है, वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड वाला एक नई सेक्शन इस बार से ऐड हुई है फाइनेंस
एक्ट 2020 में वो सेक्शन 80 उसके बारे में बोलता है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड के बारे में। अगर आपको किसी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिलता है और आपको भी अगर आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हो तो आपको जो डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड मिला है वो जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड है उसका आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। वो सेक्शन 80 जब हम लोग देखेंगे तब उसमें सविस्तार हम वो पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो ये 3 सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा चैप्टर 6 के, अदरवाइज नहीं मिलेगा। चलो कंडीशन नंबर 2, company cannot set off any loss carry forward from any earlier assessment years if such loss is attributed to any deduction referred above। देखो क्या बोलता है कि अगर ये जो ऊपर वाले जो सेक्शंस मैंने बोले इन सेक्शन से रिलेटेड आपका अगर कोई भी लॉस है तो वो लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। यानी कि कंपनी कैन नॉट सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर्स इफ सच लॉस इज अट्रिब्यूटेड टू एनी डिडक्शन रेफर्ड अबव। यानी कि ऊपर जो सेक्शंस हम लोगों ने बात की वो सेक्शन से रिलेटेड अगर आपका लॉस है पिछले साल का और अगर आप इस साल 115BAA में आते हो तो आपको वो लॉस जो है आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। सच लॉस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन such loss shall be deemed to have been already given full effect and no further deduction for such loss shall be allowed for any subsequent years। और आगे के भी किसी भी subsequent year में आप इन लॉसेस का बेनिफिट नहीं ले सकते हो, यानी कि उसका सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी कि अब आपको भूल जाने के अगर ऊपर जो सेक्शंस बोले उस सेक्शन से रिलेटेड अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और अभी आप सेक्शन 115BAA में आते हो तो आपको 115BAA के तहत ये इन सेक्शन से रिलेटेड कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप विन लॉसेस के सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। कंडीशन नंबर 3, when there is a depreciation allowance in respect of a block of asset which has not given the full effect to prior to assessment year 2021, corresponding adjustment shall be made to the WDV of the such block of asset as on 1/4/2019 in the prescribed manner if the option for section 115BAA is exercised for the previous year 2019-20 relevant to the assessment year 2020-2021। देखो क्या बोलता है कि अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है आपका और वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको मालूम है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो किसी भी हेड के सामने सेट ऑफ होता है, ठीक है। अगर वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में आपका 2 तरह का डेप्रिसिएशन, एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है और एक एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो आप लोग सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन है आपका पिछले साल का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में अगर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। लेकिन वो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसको क्या करना है, जिस ईयर में आप ये सेक्शन ऑप्ट करते हो 115BAA उस ईयर के 1 अप्रैल में आपके ब्लॉक की जो असेट है उसकी कॉस्ट में वो जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन की वैल्यू वो आप ऐड कर सकते हो। तो देखो मैंने क्या बोला, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में नॉर्मल डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ आप ले सकते हो, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो उसका आप सेट ऑफ नहीं ले सकते हो। लेकिन वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की अमाउंट को जिस साल से आप ये सेक्शन ऑप्ट कर रहे हो, यानी कि देखो आप अगर फाइनेंशियल 2021 की बात कर रहा हूं मैं तो 1/4/2020 की जो WDV होगी ब्लॉक ऑफ असेट की, वो WDV में वो ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी वो आप ऐड बैक कर सकते हो, उसको आप ऐड कर सकते हो, उसकी कॉस्ट में आप ऐड कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल दे दो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि आपका अब तक का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है वो 5 लाख रुपए का है, कितना है 5 लाख रुपए इसका, वो उसमें आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है वो 3 लाख रुपए का है और एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो 2 लाख रुपए का है। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन 3 लाख का सेटअप मिलेगा आपको, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन जो 2 लाख है उसका आपको सेटअप नहीं मिलेगा। हालांकि आप वो जो 2 लाख है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप जब से ये सेक्शन ले रहे हो उस साल के 1 अप्रैल की ब्लॉक ऑफ असेट में के WDV में, ओपनिंग WDV में आप उसको ऐड कर सकते हो। देखो ठीक है, चलिए आगे ये कुछ कंडीशन हुई, अभी आगे भी है थोड़ी 4-5 कंडीशंस देखते हैं। कंडीशन नंबर 3, the beneficial provision of this section would apply if the option is exercised in the prescribed manner on or before due date under section 139(1) for furnishing the return of income for any previous year relevant to the assessment year 2021 or any subsequent assessment years. Such option once exercised would apply to the subsequent assessment years. Further, once the option has been exercised for any previous year, it cannot be subsequently withdrawn for the same or any other previous years. देखो क्या बोलता है कि अगर आप लोग एक बार अगर ये सेक्शन ऑप्ट, सबसे पहले तो आप ये सेक्शन कब ऑप्ट कर सकते हो, तो क्या आपको कब ऑप्ट करना रहेगा, तो कि सेक्शन 139(1) की जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की उससे पहले आपको ये ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करना रहेगा।
इस साल भी और आगे किसी भी साल में अगर आप ये सेक्शन लेना चाहते हो तो 139(1) से पहले की ड्यू डेट के पहले आपको एक्सरसाइज ऑप्शन करना रहेगा। दूसरी चीज, अगर आपने एक बार ये सेक्शन ले ली तो फर्दर फ्यूचर ईयर्स में आप इस सेक्शन से विड्रॉ नहीं कर सकते हो। मतलब आपको कंपलसरी ये सेक्शन जो है अगर एक बार ले ली तो फिर आपको ये सेक्शन कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ऐसा बोल रहा है। देखो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सच ऑप्शन वंस एक्सरसाइज वुड अप्लाई टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स, यानी कि अगर ये ऑप्शन जो है वो एक बार ले लिया, वंस एक्सरसाइज कर लिया, तो सब्सिक्वेंट ईयर्स असेसमेंट ईयर्स में आपको ये अप्लाई होगा। Further, once the option has been exercised for any previous year, it cannot be subsequently withdrawn for the same or any other previous years. यानी कि अगर किसी प्रीवियस ईयर में आपने एक बार ये सेक्शन ऑप्ट आउट कर लिया तो आप कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली विड्रॉन, फिर आप इस सेक्शन से विड्रॉ नहीं कर सकते हो। देखो आगे, टैक्स ऑन अदर स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम। हाँ, अगर आप, हाँ देखो, अगर आप अपने बिजनेस में अगर ये सेक्शन ले लेते हो और आपकी और भी कोई इनकम है, जैसे कि आपकी विनिंग वाली इनकम है या 112A वाली इनकम है या 111E वाली इनकम है, 112A 111 है, वो मालूम है ना, शेयर बाजार की शेयर्स को बेचने से आपको जो भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेन होता है, 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ठीक है, और 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो अगर ये जो स्पेशल रेट्स की जो इनकम है आप लोगों की, ठीक है, वो तो स्पेशल रेट से ही चार्ज होगी आपके ऊपर, बराबर है, ओके, लेकिन उसके ऊपर आपको ऑलवेज सरचार्ज 10% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% होगा। यानी कि अगर आप ये सेक्शन लेते हो तो बिजनेस प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन में तो आप 22% प्लस 10% प्लस 4% के हिसाब से टैक्स पे करोगे। अगर आपकी उसके अलावा कोई 112, 111A एंड 112A वाली इनकम है, यानी कि कोई स्पेशल रेट्स की इनकम है, जैसे कि जस्ट एग्जांपल दिया, यानी कि स्पेशल रेट्स की इनकम है, तो वो स्पेशल रेट की इनकम स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगी, ठीक है। प्लस उसके ऊपर ऑलवेज 10% हेल्थ एंड सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से ऑलवेज 4% होगा। अगर आपकी अदर हेड की इनकम यानी कि अदर देन प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या तो फिर अदर सोर्सेज की इनकम है, तो उस टाइम पे आपको टैक्स कितने रेट से एप्लीकेबल होगा, तो वही 22% प्लस 10% प्लस 4%, यानी कि 25.168% के हिसाब से ही आपको वो एप्लीकेबल होगा। और एक चीज, अगर आप 115BAA लेते हो, ठीक है, तो आपको मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर मैट एप्लीकेबल नहीं है तो आपका अगर ब्रॉड फॉरन, तो फिर आप पूछोगे कि मैट क्रेडिट का क्या होगा, तो वो मैट क्रेडिट जो है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, आपकी लैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, कंपनी विच ऑप्ट फॉर सेक्शन 115BAA शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द मैट, उसको मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम 115BAA, और अगर आपका पिछले साल का अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड मैट क्रेडिट है तो उसको आप 115BAA के सामने भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी कि वो जो मैट क्रेडिट है वो आपकी क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। एंड इफ द कंपनी फॉलो सेक्शन 115BAA देन सरचार्ज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टोटल इनकम आपको ऑलवेज सरचार्ज 10% जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो सेक्शन 115BAA कंप्लीट करते हैं। फिर से एक बार पूरा 115BAA मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले 115 शॉर्ट में बताते हैं। सबसे पहले 115BAA किसको लगेगा, तो कि सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी को लगेगा। टैक्स रेट क्या रहेगा, तो कि 22% लगेगा। कितना लगेगा, 22% लगेगा, प्लस ऑलवेज सरचार्ज 10% लगेगा, प्लस ऑलवेज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% लगेगा। अगर आप सेक्शन 22% के हिसाब से 115BAA के हिसाब से अगर आप 115BAA एक्सरसाइज जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आपको कुछ सेक्शंस का जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे कि 10AA SEZ वाला, 3212A जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन, 32AD स्पेसिफाइड बिजनेस का, 33AB जो है टी कॉफी रबर, 33AB एंड 33ABA, 3512, 3512A, 3513, 352AA, 352AB जो है वो जो नेशनल लेबोरेटरी या IIT या तो फिर इन हाउस रिसर्च के लिए जो हम लोग डोनेशन देते थे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। 35AD, 35CCC, 35CCD, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस या तो फिर वो मतलब 35AD इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस के बारे में बोल रहा है। फिर 32AD इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस के बारे में बोल रहा है। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का था। 35CCC जो है वो आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है। एंड 35CCD जो है वो आपका
स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का था, तो इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको चैप्टर 6A का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे कि लेकिन आप सेक्शन 80JJAA, सेक्शन 80L एंड सेक्शन 80M का बेनिफिट ले सकते हो। 80JJAA क्या है तो वो आपको मालूम है, वो अगर आप न्यूली एम्प्लॉय को ज्वाइन करते हो, मतलब अपनी कंपनी में कुछ नए एम्प्लॉयज़ अगर रिक्रूट करते हो तो उसका 30%, उसके एक्सपेंस का 30% आपको अलाउेबल होता है। 80LA अगर आपका यूनिट जो IFSC में लोकेटेड है, ठीक है, और ATM वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड वाला वो बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप ये सेक्शन लेते हो तो आप अपने जो पिछले साल के जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, कोई भी लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसकी इफेक्ट नहीं आएगी। अगर आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन वो एडिशनल अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू है वो जिस साल से आप ये सेक्शन जो है ऑप्ट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसके उस ईयर के WDV के ब्लॉक ऑफ असेट में वो ऐड कर सकते हो, ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये सेक्शन लेना है तो आपको 139(1) की ड्यू डेट से पहले आपको ये सेक्शन एक्सरसाइज करना रहेगा। वंस अगर आपने एक सेक्शन एक बार एक्सरसाइज कर लिया तो आगे जाके आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आप में किसी भी सेक्शन का, किसी भी प्रोविजन का आप मतलब वायोलेशन करते हो किसी भी कंडीशंस का, तो फिर उसको सेक्शन आपको वहीं लैप्स हो जाएगा और उसके फ्यूचर ईयर्स में आप कभी भी ये सेक्शन नहीं ले सकते हो, ठीक है। स्पेशल अगर आपने ये सेक्शन ऑप्ट की और अगर आपकी और कोई इनकम है, जैसे कि अदर हेड्स की इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, तो उसके ऊपर आपका जो टैक्स रेट है वो 25.168% लगेगा। आपकी स्पेशल रेट्स की इनकम है तो उसमें आपको स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, प्लस 10% सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% के हिसाब से लगेगा। और अगर आप 115BAA ऑप्ट करते हो तो आपको मैट एप्लीकेबल नहीं होगा, मिनिमम अल्टरनेटिव टेस्ट 115GB आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपको मैट एप्लीकेबल नहीं होगा तो पिछले साल के ब्रॉड फॉरवर्ड मैट की जो क्रेडिट है वो भी आप नहीं ले सकते, मतलब वो मैट क्रेडिट को आपको लैप्स करना पड़ देगा, मतलब वो आपको फिर इग्नोर करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको बोला सेक्शन 115BAA के बारे में। अभी ऐसे ही एक सेक्शन जो है वो सेक्शन 115BAB। अभी 115BAB जो है वो असेसमेंट ईयर 2021 के इफेक्ट है, ठीक है। अभी ये 115BAB है वो कौन ले सकता है, तो कि सर्टेन न्यूली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो ले सकती है, यानी कि न्यूली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 115BAB का बेनिफिट ले सकती है। फिर से एक बार, न्यूली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, 3 चीज़ें बोली, तो कंपनी न्यू होनी चाहिए, दूसरी चीज़ डोमेस्टिक होनी चाहिए, तीसरी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, यानी कि न्यूली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 115BAB का बेनिफिट जो है वो ले सकती है। अगर आपने 115BAB का बेनिफिट लेना है, ठीक है, तो आपका टैक्स रेट कितना रहेगा, तो क्या 15% के हिसाब से आपका टैक्स रेट रहेगा, प्लस 10% ऑलवेज सरचार्ज रहेगा, प्लस 4% ऑलवेज हेल्थ एंड एजुकेशन से रहेगा, यानी कि आपका इफेक्टिव टैक्स रेट कितना रहेगा, 17.16% जो है वो आपका इफेक्टिव टैक्सेशन का रेट रहेगा, ठीक है। तो 115BAB के बारे में अब तक जो मैंने बोला फिर से एक बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो कंपनी न्यू होनी चाहिए, डोमेस्टिक होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। टैक्स रेट कितना रहेगा, 15% रहेगा, प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना रहेगा, 17.16% जो है वो रहेगा। देखो, अगर आपको मतलब देखो 15% बहुत कम हो गया, 30%, 25%, अभी 22%, अभी सिर्फ 15%। अगर आपको 15% से टैक्स पे करना है तो आपको कुछ कंडीशंस माननी पड़ेगी, कुछ सेक्शंस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने पिछले सेक्शंस में देखा उसी हिसाब से। तो देखिए क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या सेक्रीफाइस करना रहता है, देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, company has been set up and registered on or after 1st October 2019 and has commenced manufacturing on or before 31st March 2023। अगर आपको 115BAB का बेनिफिट लेना है तो आपकी जो कंपनी है वो सेटअप एंड रजिस्टर्ड हो जानी चाहिए। कब तक हुई होनी चाहिए, कब, ऑन और आफ्टर 1st October 2019, यानी कि 1st October 2019 के बाद ही आप ये सेक्शन ले सकते हो, उससे पहले तो सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज, 31 मार्च 2023 से पहले आपका जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, यानी कि 1st October 2019 के बाद सेटअप एंड रजिस्टर्ड हुई होनी चाहिए और 31 मार्च 2023 से पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग काम जो है वो
कमेंस हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिट अप और द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग क्या करेंगे, अगर 15% के हिसाब से आता है तो अपना पुराना बिजनेस है उससे इसमें स्प्लिट अप कर देंगे, ठीक है, तो या तो फिर रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। नहीं कि कंडीशन नंबर 2 क्या बोलते हैं कि आपकी कंपनी शुद्ध नहीं होनी चाहिए, शुद्ध नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के साथ जोड़ दिया, किसी नई कंपनी से किसी पुरानी कंपनी के साथ वो अमालगमेशन कर दिया, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, कंपल्सरी न्यू कंपनी होनी चाहिए। तो इट शुड बी अ न्यू, it should not be a formed, it should be a new company, it should not be a formed by the splitting up or reconstruction of a business already in existence। ठीक है। नंबर 3, अगर आप इस कंपनी में नहीं, अगर आपने नई कंपनी खोली है तो आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है वो भी न्यू होना चाहिए, मतलब प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ला सकते हो, लेकिन कब तक, 20% तक, मतलब टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 20% सेकंड हैंड हो सकता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर आपने इंपोर्टेड किया है कोई प्लांट एंड मशीनरी तो चलेगा, मतलब सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने इंपोर्ट किया है तो चलेगा। यानी कि देखो, तो कंडीशन नंबर 3 क्या बोलते हैं कि आपकी भी प्लांट एंड मशीन है वो भी न्यू होनी चाहिए, सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट 20% तक सेकंड हैंड होगी तो चलेगा। और अगर इंपोर्टेड सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है तो उसमें गम में कुछ भी हो चलेगा, कितने भी परसेंटेज की हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नंबर 4, कंपनी डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग प्रीवियस टू यूज अ होटल और कन्वेंशन सेंटर। अगर ये 115 BAB का बेनिफिट लेना है और अगर आपने अपनी कंपनी के लिए जो बिल्डिंग बनाया है वो बिल्डिंग जो है वो कंपलसरी न्यू होना चाहिए, यानी कि वो बिल्डिंग प्रीवियसली जो होटल और कन्वेंशन सेंटर में अगर यूज हुआ होगा तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। मतलब ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, देखो कि आपका जो बिल्डिंग है वो होटल या कन्वेंशन सेंटर के लिए पहले यूज हुआ होना नहीं चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग, जैसे कि देखो पहले कोई बिल्डिंग था वो पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर के लिए यूज होता था, और अभी कोई आया और उसको ये 115 BAB का बेनिफिट लेना है और वो वहाँ पे अपनी फैक्ट्री खोलता है या तो फिर अपनी हेड ऑफिस बनवाता है उसी बिल्डिंग के अंदर, उसी बिल्डिंग में काम करता है तो नहीं चलेगा। ठीक है। यानी कि आपकी जो बिल्डिंग है वो होटल या कन्वेंशन सेंटर पहले थी तो नहीं चलेगा, तो आप 115 BAB का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। एंड कंडीशन नंबर 5, द कंपनी इज नॉट एंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। ठीक है। एंड रिसर्च इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिकल और थिंग मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, इट। यानी कि आपकी जो कंपनी है वो कंपलसरी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में ही होनी चाहिए, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो आपको 115 BAB का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अभी देखो कि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने कुछ बोल दिया है कि इन चीज़ों को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानेंगे, तो इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग करोगे दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो इन लोगों ने क्या बोला है, देखो बिजनेस और मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग डज नॉट इंक्लूड द बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप इन चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसको ये लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानते हैं। तो उसके अलावा किसी भी आर्टिकल, थिंग या चीज़ का या किसी भी आर्टिकल या थिंग का मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। इन अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी जो आप बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, उन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपकी कंपनी है प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा, वो उसके ऊपर आपको 115 BAB नहीं मिलेगा। कौन कौन से बिजनेस है, देखो, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन एनी फॉर्म और इन एनी मीडिया, माइनिंग, conversion of marble blocks or similar items into slabs, bottling of gas into cylinder, printing of books or production of cinematographic films, या तो फिर any other businesses may be notified by the central government in this behalf। यानी कि देखो अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हो, माइनिंग का बिजनेस है, मार्बल्स जो है आपके वो मार्बल ब्लॉक्स जो है उसको स्लैब्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, बॉटलिंग ऑफ गैस इनटू सिलेंडर, सिलेंडर में आप गैस जो है उसको बॉटलिंग करते हो, या फिर आपका प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स का बिजनेस है, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी बिजनेस को नोटिफाई करता है, तो ये जो सारे बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई भी बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं। ठीक है। आगे इसमें उन्होंने एक नोट और भी दे रखी है कि बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रीटेड एज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अगर आपकी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने का बिजनेस है तो वो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस माना जाएगा। ठीक है। आगे फिर से एक बार, कंपनी किन किन सेक्शंस का बेनिफिट नहीं ले सकती, तो कि वही जो सेक्शंस मैंने अभी आपको आगे वाले जो दो सेक्शन में बोले वही सेक्शन है, वो भी यहाँ पर वही है कि अगर आपको 115 BAB का बेनिफिट लेना है तो आपको कुछ सेक्शंस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। कौन कौन से सेक्शंस है, सेक्शन 10AA, सेक्शन 32(1)(2)A, 32AD, 33AB, 33ABA, 35(1)(2)(1)(2)A, 13(2AA)(2AB,
ठीक है, ट्रिपल सी 35CCD या तो फिर चैप्टर 6 के कोई भी डिडक्शंस, वो आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो एक्सेप्ट 80JJAA एंड सेक्शन 80M। देखो इन सेक्शंस का आप बेनिफिट नहीं ले सकते हो, चैप्टर 6 का भी बेनिफिट नहीं ले सकते हो एक्सेप्ट 80JJAA एंड 80M। तो देखो 115BAA में 3 एक्सेप्शन थे चैप्टर 6 में, 80JJAA, 80M एंड 80LA। इसमें 80LA नहीं है, तो वो ध्यान रखना ज़रा, यानी कि आप इसमें 80LA का बेनिफिट नहीं ले सकते हो, ठीक है। दो ही चीज़ का बेनिफिट है, एक्सेप्शन में दो ही चीज़ है, 80JJAA एंड 80M। तो यानी कि अगर मैं मेरा पहला एनालिसिस बोलूँ 115BAA एंड 115BAB का, तो 115BAA में जो चैप्टर 6A के जो डिडक्शन थे जिसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो एक्सेप्ट 80JJAA का ले सकते हो, 80LA का ले सकते थे, 80M का ले सकते थे। यहाँ पर चैप्टर 6 का BAB में, यहाँ पर यानी कि सेक्शन 115BAB की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप चैप्टर 6 के बेनिफिट नहीं ले सकते हो एक्सेप्ट 80JJAA एंड 80M का ले सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो, उसमें 115BAA में 3 सेक्शन का बेनिफिट था, 80JJAA, 80LA एंड 80M, ठीक है। आगे इसमें भी आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। अगर आपका कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ठीक है, तो वो उसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले सकते हो, लेकिन वो जो है वो एडिशनल, अगर वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन तो वो आपकी वो ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी के साथ अमालगमेट करते हो और वो अमालगमेटिंग कंपनी का कोई लॉस है तो उसको भी आपको इग्नोर करना रहेगा, ठीक है। ऐसा भी उन्होंने बोला है कि आप लोग क्या करेंगे फिर 15% के हिसाब से आ जाएंगे और किसी फिर एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ अमालगमेट कर देंगे, तो जो अमालगमेटिंग कंपनी के जो लॉसेस है उसको टैक्स इमिशन करने के लिए उसके लॉसेस सेट ऑफ करेंगे। तो एक्ट ने पहले ही बोल दिया कि अमालगमेटिंग कंपनी के जो लॉसेस है उसको भी आप क्या है सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। एक और चीज़ देखो, वेयर इट अपीयर्स टू द AO